स्तंभ की बात कर देती हूँ। 5 प्रमुख स्तंभ हमारे युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय है। युवा न्याय क्या है? 65% इस देश का युवा 35 वर्ष से आयु में कम है। अगर इस देश में आप पत्थर कहीं मारिए और पूछिए समस्या क्या है, तो नंबर 1 से नंबर 10 की समस्या बेरोजगारी है। और बेरोजगारी इतनी भयावह है कि हर घंटे इस देश के 2 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। आर्थिक तंगी के चलते, बेरोजगारी के चलते उनको अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। तो हमारा घोषणा पत्र कहता है कि सरकार बनते ही जो 30 लाख सरकारी पद केंद्र सरकार में खाली पड़े हैं उनको हम भरेंगे। हमारा घोषणा पत्र कहता है कि जो डिग्री और डिप्लोमा धारक हैं उनको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत 1 लाख की अप्रेंटिसशिप मिलेगी, मतलब 8500 रुपए महीना। हमारा घोषणा पत्र यह कहता है कि पेपर लीक के चलते जिन बच्चों का भविष्य तबाह हो जाता है उसके खिलाफ ऐसा कड़ा कानून बनेगा कि रूह कांप जाए पेपर लीक करने वालों की। पेपर लीक उत्तर भारत में, यहां तक कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसे राज्यों में बड़ी भयावह समस्या है। बच्चे पढ़ते हैं, माँ बाप पेट काट के पढ़ाते हैं, गाजर मूली की तरह ट्रेनों में भर के जाते हैं, एग्जाम देते हैं, पता चलता है पेपर लीक हो गया। तो उस समस्या के निवारण के लिए पेपर लीक बनेगा, कानून बनेगा उसके खिलाफ। और सबसे बड़ी बात हमने जो युवाओं के लिए की है, और वो स्पेशली जो अर्बन एरियाज के युवा हैं, भोपाल में इस बात का उल्लेख करना जरूरी है, एजुकेशन लोन। जिस एजुकेशन लोन को चुकाते चुकाते कुछ साल बीत जाते हैं और किन्हीं कारणों के चलते लोग एजुकेशन लोन नहीं कर पाए हैं, उसका एक अवधि के अंतर्गत हम उस एजुकेशन लोन को माफ करेंगे। और हमने एक संकल्प किया है कि सेना को हम भाड़े पर, कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं चलने देंगे। सरहद को सुरक्षित करने का जो काम करता है उसका सम्मान होगा। उसका पिता आर्मी में है और उसको 24 साल में रिटायर हम नहीं करने देंगे। इस देश में 73 साल का प्रधानमंत्री अपने लिए वोट मांग रहा है और 24 साल के युवा को रिटायर कर रहा है। तो अग्निवीर जैसी योजनाओं को खत्म करेंगे और पुरानी जैसी नौकरियां बहाल होती थी उसकी बहाली होगी, उस तरह से नियुक्ति होगी। ये युवाओं की बात होगी। अब मैं नारी की बात करना चाहती हूं। इस देश में आधी आबादी को जब तक पूरा हक नहीं मिलेगा, ये देश ना खुशहाल हो सकता है ना समृद्ध हो सकता है। हम लोगों ने एक सर्वे किया और हमारे पास जो फीडबैक आया वो ये था कि जो गरीब वर्ग की महिलाएं हैं उनके हाथ में पैसा जाना चाहिए। और इसलिए महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत, एक ऐसी योजना जो हम कर्नाटका में भी चलाते हैं और तेलंगाना में भी चलाते हैं, हम गरीब वर्ग की महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति साल, मतलब 8500 रुपए प्रति महीने देने जा रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी और जैसा कि मेरे नेता कहते हैं, खटाखट 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 ये पैसा जो है लोगों के अकाउंट में, गरीब महिलाओं के अकाउंट में। जानकारी के लिए और बता दूं, ये क्या कहते हैं कांग्रेस ने ऐसा किया? जी नहीं, बसवराज बोम्मई की सरकार ने एक प्रपोजल दिया कि आरक्षण खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई और कहा संशोधन होने तक इस पर कुछ नहीं होगा, बड़ी फटकार लगाई। इसमें कांग्रेस का क्या लेना देना? आपकी बीजेपी की कर्नाटक की सरकार को, जिसको लताड़ के फेंक दिया कर्नाटक की 6.5 करोड़ की जनता ने, उन्होंने लिख कर दिया, बोला, सदन में बोला, कर्नाटक में लोगों को बरगलाने के लिए बोला कि हमने अनुसूचित जाति का आरक्षण 15 से 17% करने की और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 3 से 5% करने की एक प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजा है। झूठ भी ऐसा बोलते हैं कि पकड़ लिए जाते हैं। मोदी जी के ही सामाजिक न्याय के मंत्री नारायण स्वामी जी ने कहा सदन में मार्च 2023 में, ऐसा कोई प्रपोजल बीजेपी की तत्कालीन कर्नाटक की सरकार के पास से नहीं आया है। तो ऐसे बेधड़क होकर झूठ बोलते हैं। हार आपके सामने है और जरूर आप लोगों को बरगलाएंगे, जरूर आप बौखलाए हुए हैं, लेकिन झूठ तो ऐसे बोलिए कि थोड़ी थोड़ी देर पर पकड़े ना जाइए। मैं मध्य प्रदेश की ही बात कर लेती हूँ। पिछली बार यहां पर थी, हमारी अपेक्षा के अनुसार रिजल्ट नहीं आ पाया, उसका दुख भी रहा, उसका मलाल भी हुआ। 500 में सिलेंडर मिल रहा है सबको मध्य प्रदेश में, बहुत बड़ा दावा किया था। अभी मैं छत्तीसगढ़ में थी, मुझे लोगों ने पकड़ दिया, उन्होंने कहा आप पूछिए इनसे क्यों नहीं दे रहे हमें 500 में सिलेंडर। हमने कहा ना बगल वाले मध्य प्रदेश में दे रहे हैं ना आपको दे रहे हैं। ये जुमला था, आप समझ नहीं पाए थे क्या? वहां पे एक महतारी वंदन योजना शुरू करने की बात थी, 5 महीने में एक किश्त आई है। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो यहाँ के लिए प्रॉमिस करी गई। एमएसपी आ गया, एमएसपी किसानों के पास
एमएसपी तो 3100 पे लेने वाले थे, बगल वाले छत्तीसगढ़ की तरह। आया क्या? तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसका समाधान, जिसका उत्तर लिखना जरूरी है और पता भी होना चाहिए कि क्या हो रहा है। आप लोगों को बरगलाने के लिए कुछ भी कहिए, आपकी यहां की सरकार ने 38 मुस्लिम जातियों को शामिल किया है आरक्षण में, तो क्या वो भी कांग्रेस की देन है? तो मेरा अपना मानना है कि इधर उधर की बातें करने के बजाय, मां से मुर्गा, मां से मछली, मां से मीट ढूंढने के बजाय, जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री को मां से महंगाई, मां से महिला सुरक्षा और मां से मणिपुर नजर आ जाएगा, वो अनर्गल बातें नहीं करेंगे। और मोदी जी से सिर्फ मैं इतना जरूर कहना चाहती हूं, छोटे मुंह बड़ी बात, सब कुछ करिएगा, इस देश की ब्याहताओं का अपमान मत करिए। आप निभाएं या ना निभाएं, इस देश के करोड़ों लोग विषम परिस्थिति में दाम्पत्य सूत्र में बंधकर पति पत्नी एक दूसरे की ढाल बन के दाम्पत्य का बंधन निभाते हैं। और चाहे वो तागे का मंगलसूत्र पहने या सोने का पहने या चांदी का पहने, यह मंगलसूत्र उनके दाम्पत्य के जो सूत्र है उसका प्रतीक होता है। उसका असम्मान मत कीजिए और उस पार्टी से मत कीजिए जिसकी नेता ने अपने जेवर जंग के दौरान इस देश को दे दिए। उस पार्टी से मत कीजिए जिसने अपना सुहाग इस देश पे न्यौछावर किया है। अन्यथा बहुत, और मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के बारे में मोदी जी जितना कम बोलें उतना उनको शोभा देता है। आपके सवालों का स्वागत है। अगर सवाल आप लोग इसी मुद्दे पर करिए तो मैं आप ही के सवाल पर मैं एक दूसरा प्रत्युत्तर सवाल कर लेती हूं। क्या नरेंद्र मोदी जी जातिगत जनगणना के खिलाफ है? क्या भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सदन में खुलकर बोला है कि वो इसका समर्थन करते हैं। चुनावी रैली में मोदी जी एक बात करते हैं, चुनावी रैली से परे दूसरी बात करते हैं। मोदी जी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, मुझे शक है कि उम्र का तकाजा तो है ही, बहुत थके हुए, हारे हुए और मानसिक रूप से परेशान दिख रहे हैं। हर व्यक्ति हार नहीं झेल पाता है। मोदी जी को आगामी हार दिख रही है और उसके चलते संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है। मोदी जी इस देश के सामने दो टूक हाँ या ना में बताएं कि क्या आप जातिगत जनगणना के खिलाफ में हैं या उसका फेवर करते हैं। मोदी जी बात कहते थे, अभी तक कहते नहीं थकते थे कि मैं ओबीसी हूं। जैसे ही आप मुख्यमंत्री बने आप ओबीसी बन गए। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पिछड़े वर्ग से एक व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बना। जब ओबीसी के हक की बात आती है तो मोदी जी कहते हैं इस देश में कोई जाति नहीं है। तो आपका कड़वा कड़वा थूक और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा ना। अगर आप ओबीसी हैं तो दूसरे ओबीसी को भी मिलने दीजिए आरक्षण। आप कहते हैं इस देश में दो ही जातियां, अमीर और गरीब, ये भी अच्छी बात है। गरीबों के लिए आपने क्या किया? इस देश में जब कोविड आया तो दवाइयों और इंजेक्शन के लिए और ऑक्सीजन के लिए दर दर कौन भटका? गरीब भटका, मध्यम वर्ग भटका, निम्न मध्यम वर्ग भटका। इस देश में जब मजदूरों को पैदल चिलचिलाती धूप में फफोले और छाले लिए चलाया गया तो कौन चला? गरीब चला। इस देश में 5 किलो राशन भरने का जो आप दम भरते हैं गरीब को दे रहे हैं ना। इस देश के जो करोड़ों युवा भटक रहे नौकरियों के लिए, आवाज उठाते, जिनको आप लाठियों से मारते, वो गरीब है ना, वो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं ना। जो माँ एक रोटी रात की कम खाती है कि बाबू पड़ जाए, वो गरीब है ना। क्या किया आपने गरीबों के लिए? आप मेरे देश को इस कगार पर ले आए कि 20%, और ये आपका आंकड़ा है, आपके नीति आयोग का आंकड़ा है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। जिस नीति आयोग की फर्जी रिपोर्ट से आप कहते हैं आपने गरीबी खत्म की है, उसी रिपोर्ट का यह आंकड़ा है कि 20% इस देश की आबादी 20% इस देश की आबादी 46 रुपए रोज पर गुजर बसर कर रही है। जिस गरीब की आप बात करते हैं उस गरीब के आटा, दही, दवाई, पढ़ाई पर जीएसटी आपने लगाया। जिस गरीब की आप बात करते हैं सबसे गरीब 50% आबादी से 64% जीएसटी आप वसूलते हैं। क्या बात करते हैं ये? किस गरीब के सगे हैं मोदी जी? मोदी जी पूंजीपतियों के, अमीरों के सगे हैं, उनकी सरकार चलाते हैं, उनके लिए नीतियां और कानून बनाते हैं।